हेलो डियर स्टूडेंट। आज की हमारी सेकंड वीडियो है ये आर्ट एंड कल्चर की। इससे पहले आपको एक फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर मिल चुकी है जिसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में उस वीडियो को सुना है। उसमें आपको जो बताया गया कि ये कांस्य युगीन एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये सभ्यता किन नदियों के किनारे बसी हुई थी इसके बारे में आपको बताया गया था, जिसमें घग्गर हाकरा नदी की घाटियों में विकसित हुई थी ये। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो स्थल है, जो इसके प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो रावी और सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। इस बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी बताया था कि भारत में इसके और जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर हैं, उसके बारे में इसके बारे में बताया गया था। इसमें लोथल, धोलीवीरा, गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, है ना, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान। इसकी नगर नियोजन के बारे में भी आपको बताया गया था कि किस तरह की नगर योजना व्यवस्था बनाई गई थी वहाँ पर। ठीक है, सेकंड इसमें आगे था, आपने जो देखा था इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए थे इसमें क्या थे। इसमें समकालीन नगरीय सभ्यता, आयताकार ग्रिड प्रणाली। ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल भी बताए गए थे। उस एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि किस तरह के जो नगर बने थे उनकी सड़कें कैसी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यहाँ समकोण पर काटती थी। ठीक है, इसमें निवास गृहों के बारे में बताया गया था आपको। इसमें स्नानागार, हॉल वगैरह कैसे थे, ईंटों के अनुपात के बारे में बताया गया था आपको। इसमें इस तरह की चीज़ें आपको बताई गई थी। पुरोहित आवास भी थे इसमें। ये टॉपिक यहाँ तक हो जाता है। फिर उसके बाद आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मूर्ति कला से स्टार्ट करेंगे, जो उस समय मूर्ति कला थी। किस तरह की मूर्ति कला थी उसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर मूर्ति कला के बारे में चलते हैं। मूर्ति कला, इस काल की मूर्ति कला के अंतर्गत प्रस्तर एक अलग कैटेगरी है। फिर धातु एवं मिट्टी मृण मूर्ति की बनी हुई मूर्ति का उल्लेख किया जाता है। पहले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, प्रस्तर मूर्तियां। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्तियां त्रिविमीय है, यानी कि 3 डायमेंशनल है। प्रस्तर मूर्तियां बैठी यानी कि आसन, यानी जिसे हम कहते हैं ना बैठना, जो बैठने की स्थिति होती है, जैसे कहते हैं ना, आपने आम भाषा में सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं, भाई बैठने के लिए आसन बिछा दीजिए, जैसे जो लोग यजमान वगैरह में यूज़ करते हैं उनको बिठाने में, है ना, या पुजारी वगैरह जो होते हैं, आसन जैसे पूजा पद्धति हमारे यहाँ होती है, ठीक उसी तरीके से। अथवा खड़ी स्थानक दोनों मुद्रा में है, यानी कि मूर्ति हमारे पास में जो प्रस्तर से बनी हुई है वो 2 कैटेगरी में बनी है। एक तो बैठी हुई स्थिति में बनी है, यानी कि जिसको हम आसन व्यवस्था कहते हैं या आसन स्थिति कह सकते हैं। दूसरी खड़ी यानी कि स्थानक मुद्रा में है। सेकंड, धातु मूर्तियां सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के मूर्तिकार धातुओं को पिघलाने और 2 भिन्न धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु की बनाने की कला में निपुण थे, यानी 2 धातु का इस्तेमाल करते थे। वो दोनों धातु को मिला करके बनाते थे। वो कौन सी 2 धातु थी? तांबे और टिन को मिला करके कांसा बनता था। आपने इसके बारे में पहले पढ़ा था, ये कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता कहलाई थी। वो इसी बेस पर कहलाती थी। तांबे और टिन को मिला करके जो उन्होंने मूर्तियां बनाई, उसी शब्द से बनकर, जो कांसा धातु है उसी से बनकर के कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता कहलाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। इसमें ढलाई, तीसरे में हम चल रहे हैं, तीसरा पॉइंट चल रहा है अभी इसका। ढलाई के लिए प्रयुक्त तकनीकों को मधुशिष्ट विधि या लुप्त मोम तकनीक के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक से बनी मूर्तियां कालीबंगा और दामाबाद से मिली। आप ये याद रखें कि ये वाली जो टेक्निक से है, इससे बनी हुई जो मूर्तियां मिली हैं वो कालीबंगा और दामाबाद से मिली हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे से बनी मूर्तियों में हमें मानव के साथ साथ पशु आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो है मूर्ति, उसका इसका सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जो इससे बनी हुई है। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, मृण मूर्ति कला। मृण मूर्ति कला, मृण मूर्ति यानी कि जो टेराकोटा बोला जाता है, जिसको आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं। जैसे कि आज आप देखते हैं जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो उसको बनाने के बाद में क्या करता है, उसको आग में पकाता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही है। और ये हस्तनिर्मित है, जो कुम्हार बनाते हैं वो भी हस्तनिर्मित ही होती है। सिंधु घाटी के लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण किया, जैसे कि आज आप देखते हैं, जैसे नवरात्रे होते हैं वो भी मिट्टी की बनी होती हैं। वैसे हालांकि वो नए मॉडिफिकेशन में भी आने लगे हैं, उनको मॉडिफाई करके प्लास्टिक की या और भी तरह तरह की चीज़ें में आ रही हैं। लेकिन अभी भी आजकल जो है ट्रेंड जो हमारे यहाँ चल रहा है, जो कल्चर में है, वो मिट्टी की मूर्तियों के लिए है। तो ठीक है, तो इस बात को आप जान लें। गुजरात के कई स्थलों और कालीबंगा से मात्र देवी, पहियों वाला खिलौने वाली गाड़ी, पक्षियों, पशुओं इत्यादि की मृण मूर्तियां मिली हैं। देखिए,
हम ये बात को समझ लें कि मानव सभ्यता जो विकसित हुई उसने क्या है कि सबसे ज़्यादा जो देखा है करीब से वो मिट्टी को देखा है। मिट्टी को देखने से मतलब क्या है कि यानी कि जो उसे खाने पीने की चीज़ें मिली वो धरती से मिली, तो उसने सबसे पहले धरती की ही पूजा की। यानी कि हाँ मातृ देवी इसलिए लिखा गया है, ये मातृ देवी से मतलब ही यही है। ठीक है, तो मातृ देवी की पूजा करने का मतलब भी यही है और अर्थ ही यही है उसका। अब आते हैं मोहरों पर। मोहरें जो बनी गई हैं उस समय पर, सिंधु सभ्यता की मोहरें सामान्यतः वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिकोणीय आकार की होती थी, जो मुख्य रूप से पत्थरों से निर्मित थी। प्रत्येक मोहर चित्राक्षर, चित्राक्षर लिपि से मतलब है नहीं चित्र बनाना, किसी पक्षी को लेकर के उस पर चित्र बनाना, या पशु का में पशु छापों के साथ उत्कीर्ण है, यानी कि उन दोनों को मिक्स करके एक उन्होंने मोहर बनाई है। प्रत्येक मोहर पर औसतन पांच संकेत या प्रतीक उपस्थित है, उन पर वो कुछ संकेत भी बनाते थे। ठीक है, लेखन की दिशा यानी लिखने का जो तरीका है वो दाएं से बाईं ओर है। जैसे कि आपने देखा हो उर्दू बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो इनकी लेखन की जो दिशा है वो दाईं से बाईं ओर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण पशुपति शिव का मोहर है। पशुपति का अर्थ यहाँ पर बहुत जरूरी है, पशुओं का स्वामी, ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है लोअर पीसीएस वगैरह में, एसएससी वगैरह में भी है। यह मोहर संभवतः हड़प्पा कालीन धर्म पर प्रकाश डालती है। लोथल से नाव के अंकन वाली एक मोहर मिली है जिसमें इसके बंदरगाह होने का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि अगर उस समय पर नाव के आसपास के मतलब इस तरह के नाव के अंकन नहीं मिलते, इसका मतलब है कि व्यापार होता था, नाव के द्वारा लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन देखिए इसके बारे में हम परफेक्टली कहें कि हाँ ऐसा हुआ ही था, ये नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं हाँ शायद ऐसा हुआ होगा संभवतः, अगर ऐसी हमें मोहर मिली है। आ गए थे मोहरों के महत्व पर। मोहरों का महत्व, इनका मुख्य रूप से व्यापार एवं वाणिज्य की इकाई के रूप में किया गया। बिल्कुल सही बात है, मोहर बनाई गए तो उसका इसी में इस्तेमाल होगा। हड़प्पाई नगरों में मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त मोहरों से मिलती है। यानी कि जो मोहरें हैं वो इस तरह का दिखाती हैं कि उस समय पर मेसोपोटामिया के मध्य और हड़प्पा नगरों के मध्य एक व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, मोहरों से पता लगता है हमें ऐसा। ठीक है, पूछ सकता है ऐसा कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा नगरों के बीच में संबंध किस प्रकार से हमें पता लगते हैं, ये किस प्रकार से पता चलता है उनके संबंध में, तो उसमें क्या मोहरों का महत्व है, यानी मोहर से हमें पता लगता है। अब आते हैं मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों, मुख्यतः सादे थे जिनको लाल और काले रंगों से चित्रित किया जाता था। दो रंग का इस्तेमाल होता था, लाल और काले। सिंधु घाटी के अधिकांश मृदभांड चाक पर बने हुए हैं। चाक से मतलब समझ गए ना, व्हीलचेक जो है हमारा वो वही है जो कुम्हार जिसे चलाता है। ठीक है, हाथ से बने पात्रों के केवल कुछ ही नमूने प्राप्त हुए जो छोटे छोटे बर्तन थे। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद जहाँ तक है कि इनको देखा जाए तो मिट्टी के ऐसे छोटे बर्तन बनाते हैं जो छोटी छोटी गिलासियाँ जिसम का या कटोरी या इस तरह की चीज़ें बनाते थे वो। ठीक है, काले रंग से चित्रित बर्तनों पर लाल रंग की पतली परत जिस पर चमकीले काल रंग से ज्यामितीय आकृतियां, वनस्पतियां तथा पशु की आकृतियां चित्रित हैं। कुछ मृद भांडों पर हड़प्पे लिपि भी मिलती है जो चित्राक्षर लिपि, जिसके बारे में हमने पीछे भी कहा, चित्राक्षर लिपि के बारे में जिक्र हुआ आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप इनका चित्राक्षर लिपि के बारे में, चित्राक्षर लिपि किससे जुड़ी हुई है, किस सभ्यता से जुड़ी हुई है। आगे थे मृद भांडों के ऊपर, घरेलू प्रयोजन पानी तथा अनाज के भंडारण को इकट्ठा करने के लिए। आज भी गाँव में आपने देखा होगा बहुत से लोग आज भी मिट्टी के बर्तनों का बड़े बड़े लेवल पर उपयोग करते हैं। सजावट के लिए लघु आकार के पात्र सजावट के लिए प्रयुक्त होते थे। मन के और आभूषण, मन के और आभूषण क्या है, यानी कि उस समय पे जो पुरुष और महिलाएं थी दोनों ही ये कैटेगरी आभूषणों का प्रयोग करती थी। हड़प्पा सभ्यता के पुरुषों और महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे कीमती धातुओं, रत्न, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से बने विविध आभूषणों के स्वयं का श्रृंगार किया। ये नहीं है कि सिर्फ औरतें ही श्रृंगार करती थी, पुरुष भी करते थे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोग मर जाते थे उनके साथ वो दफना देते थे उन्हें, उनके साथ में ऐसा हुआ है, दफनाया भी गया है। और कहीं जलने की विधि तो बहुत बाद की है, पहले दफनाने की ही विधि है इसमें, अगर देखें हम इस चीज़ को। लेकिन ये बहस का विषय नहीं है, जहाँ पर लोग जो जलाए गए वो जलाए गए। ठीक है ना। मन के सेलखड़ी मोती, स्फटिक, नीलम, कांचली मिट्टी, शंख, शीप, हाथी दांत आदि के बने थे। मन के जो थे वो किस तरह के होते थे, कुंडलाकार। मन के हमारे कुंडलाकार, बेलनाकार, ढोलाकार, अर्धवृत्ताकार आदि विभिन्न आकारों के हैं। श्रृंगार प्रसाधन के रूप में सिंदूर, लिपस्टिक, यानी कि उस जमाने में भी, यानी कि उस सभ्यता में भी लोगों ने
मतलब जो हमारी औरतें थी, महिलाएं थी, उन्होंने भी सिंदूर, लिपस्टिक, चेहरे पर लगाने वाले रंग या आईलाइनर के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि आज जो चल रहा है वो सभी कुछ सभ्यता में कुछ अलग तरीके से था, आज उसका मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर की सेकंड वीडियो है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी। और इसके बाद में कोई भी जो डिस्कशन है वो जो हमारी क्लास चलती है हम उसमें देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, जो आपको नोट्स मिलते हैं। जो बच्चे इसके लिए नहीं है वो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करेंगे, अभी टेलीग्राम का प्रोसेस चल रहा है, फिर आपको इस पर आगे मिलता रहेगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।